हेलो स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए पार्ट के साथ। देख लीजिए क्या लिखा है। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां किन्हें कहते हैं? वे आकृतियां जिनका क्या हो, रूप या आकार समान हो परंतु आमाप, आमाप मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या उनका समान नहीं हो, तो उन आकृतियों को क्या बोलेंगे हम? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों में हम देख लेते हैं कैसे कैसे होती हैं। जैसे कि मान के चलो हमने दो त्रिभुज ले लिए और दो त्रिभुज कैसे हैं हमारे, एक ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो इनका आकार क्या है? इन दोनों का आकार समान है परंतु यहाँ पर देखने में लग रहा है एक छोटा है एक बड़ा है। तो यहाँ से क्या है, इनका आमाप समान नहीं है। जब इन दोनों का आमाप समान नहीं है तो हम इनको क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां, या इनको क्या बोलेंगे हम? समरूप त्रिभुज। यदि हम दो वृत्त बना लें, दो वृत्त ले लें, एक वृत्त हमने ये ले लिया और एक वृत्त ये ले लिया, एक की त्रिज्या हमने ले ली है 1 सेंटीमीटर और दूसरे की ले ली हमने त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। दोनों आकृतियां क्या है? आकार में तो समान है, एक जैसी है, परंतु इनका आमाप जो है, इनका मेजरमेंट जो है वो दोनों का क्या है? अलग अलग। जब दोनों वृत्तों का आमाप अलग अलग है परंतु आकार समान है तो हम इन दोनों वृत्तों को क्या कहेंगे? समरूप आकृतियां। तो जितनी भी आकृतियां जिनके क्या हो, रूप या आकार तो एक जैसा हो परंतु उनका मेजरमेंट एक जैसा ना हो, तो उन आकृति को हम क्या बोलेंगे? समरूप आकृतियां। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारा सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां किन्हें कहते हैं? वे आकृतियां जिनका रूप या आकार समान हो परंतु आमाप भी क्या हो, साथ में समान हो। इसके उदाहरण सर्वांगसम आकृति का उदाहरण में, यदि हमने दो त्रिभुज लिए और दोनों में क्या है, दोनों की भुजाएं हमने ले ली, ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं दो, ये क्या है? दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं जिनकी आकृतियां, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है और ये 4 है। तो देखो दोनों क्या हैं? दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, मतलब इनकी देखने में रूप भी एक जैसा है क्योंकि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो आकार क्या हो गया? समान। और आमाप, आमाप भी समान है क्योंकि भुजाएं दोनों त्रिभुजों की क्या है? बराबर हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे कि ये सर्वांगसम आकृतियां हैं। और बहुत सारी आकृति यदि हम ले लें, जैसे कि वृत्त की बात करें, ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लिया और ये भी एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त ले लिया, ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 5। तो आकार क्या है? समान है और आमाप, आमाप भी क्या है? इन दोनों का समान है। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों वृत्त जो हैं क्या है? सर्वांगसम है। तो ऐसी आकृतियां जिनका क्या हो, रूप भी समान हो और आमाप भी समान हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? सर्वांगसम। अब इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए देखो, समरूपता को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो समरूपता को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे अलग यदि हम सर्वांगसम के लिए प्रतीक की बात करें कि सर्वांगसम के लिए हम क्या चिन्ह लें, तो सर्वांगसम के लिए 2 बराबर के चिन्ह लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? समरूप का चिन्ह लगा देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे नीचे वाले चिन्ह से पता लग रहा है कि दोनों आकृतियां बराबर भी हैं और क्या है? आमाप, मतलब उनका आकार भी क्या है? एक जैसा है। यदि हमारा आकार एक जैसा है तो ये वाला चिन्ह दिखा रहा है और यदि उनके आमाप की बात करें तो नीचे वाला चिन्ह दिखा रहा है। तो इसलिए सर्वांगसम में दोनों चिन्ह आ गए। कौन कौन से? समरूपता के भी और बराबर के भी। तो हम याद रखेंगे सर्वांगसम के प्रतीक क्या होता है? ये वाला चिन्ह, और समरूपता के लिए प्रतीक क्या होता है? ये वाला चिन्ह। तो आप लोगों को ये नोट पॉइंट याद रखना है। क्या? यदि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? समरूप। परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। कैसे? उदाहरण के रूप में हम समझें। इसमें क्या कहा? इसने कहा सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जैसे हमने ये देखा, दोनों आकृतियां कैसी थी? दोनों आकृतियां हमारी समान थी। समान मतलब इनका आमाप भी समान है और आकार भी समान है। तो यदि ये दोनों आकृतियां हमारी सर्वांगसम है तो सर्वांगसम होने पर ये दोनों क्या भी होती हैं? ये दोनों समरूप भी होती हैं। क्यों? समरूप में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। ये वृत्त है, ये वृत्त है। और सर्वांगसम में क्या होना चाहिए? इनकी त्रिज्या, ये 5 है तो ये भी क्या है? 5 है। तो हमें क्या याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब जैसे हमने 2 त्रिभुजों की बात करी थी, मान के चले ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर और ये
1 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रूप और आकार में तो एक जैसे थे, परंतु इनका आमाप अलग अलग था। तो ये दोनों समरूप तो हैं, परंतु ये क्या नहीं हो सकते, सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के आमाप अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को याद रखनी है। देख लीजिए क्या है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी दो त्रिभुज हैं, और दूसरा क्या है पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। कब समरूप होंगे, तो ये समरूप कब होंगे, तो यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या होगा, इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर हो, इसका कोण बी इसके कोण क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो। तो उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, अर्थात कोण ए बराबर है कोण पी होना चाहिए, कोण बी कोण क्यू और कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात यदि हम इस भुजा को इसके अनुपात में रखें और इस भुजा को इसके अनुपात में रखें और इस भुजा को इसके अनुपात में रखें, तो क्या आने चाहिए, समान अनुपात आने चाहिए। मतलब इनका अनुपात पहली का पहली भुजा के साथ, दूसरी का दूसरी भुजा के साथ, तीसरी भुजा का तीसरी भुजा के साथ अनुपात क्या आने चाहिए, ये अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मतलब समान अनुपाती होने चाहिए। तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। तो दो कंडीशन है समरूप त्रिभुज के लिए, क्या, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी बात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो हो वो बराबर होना चाहिए, मतलब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। तो क्या है, नंबर 1 समरूपता की कोण 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 कसौटी, मतलब एंगल 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 कसौटी। तो ये समरूपता की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, यदि हमारे पास में दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो यदि उनके संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर हैं, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं संगत भुजाएं वो एक ही अनुपात में होती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में यदि ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, तब हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। इसको देख लीजिए, नोट देख लीजिए, नोट क्या लिखा हुआ है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो उन त्रिभुजों का तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। इसलिए समरूपता की उप कसौटी एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मान के चलो हमारे पास में दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये दे दिया और एक त्रिभुज ये दे दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों में इसका एक कोण दिया है इस कोण के बराबर और इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये तीसरा हमें दे नहीं रखा है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा स्वतः ही इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। जब 180 में से हम इन दोनों के जोड़ को घटाएंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तो यदि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, स्वतः ही बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुजों की उप कसौटी कोण कोण से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप है। यदि तीनों कोण दे रखे हो तो भी हो जाएगा और दोनों कोण दे रखे हो तो भी क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूपता की दूसरी कसौटी क्या है, समरूपता की भुजा भुजा कसौटी। तो साइड साइड साइड, दो त्रिभुजों की क्या हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, अपने आप ही समान होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। मान के चलो दो त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी और डीएफ, अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, AB का अनुपात D के साथ, BC का अनुपात EF के साथ और AC का अनुपात DEF के साथ में निकाला। यदि उनके तीनों अनुपात आपस में क्या हो, समान हो, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते, क्या लिखा है, समरूपता की भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड कसौटी। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो और उन भुजा युग्मों द्वारा अंतरित कोण बराबर हो, तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इसने कहा यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म, मतलब ये जो हमारी दो त्रिभुज हैं
इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है और दूसरी भुजा के बराबर, मतलब इन भुजाओं का युग्म जो है दूसरे त्रिभुज के युग्म के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कोण आ रहा है ये वाला कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। कब, जब दोनों भुजाओं के बीच में क्या बना हुआ हो, कोण। दोनों भुजाओं के बीच में क्या बना हुआ है, कोण। पहली भुजा के बराबर है, दूसरी भुजा के बराबर है, या ये कह दो समान अनुपात में है। मतलब यदि हम ये कहें कि ए बी का अनुपात किसके साथ में, डी ई के, और ए सी का अनुपात किसके साथ में है, डी एफ के साथ में है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या बना हुआ है, कोण बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। चौथी प्रॉपर्टी क्या ले रखे हैं, समकोण कर्ण भुजा समरूपता कसौटी। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, दो त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज जिनका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, मतलब त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, ये वाली भुजा ले ली हमने, दूसरे त्रिभुज के कर्ण, दूसरे त्रिभुज का कर्ण ये हो गया, कर्ण किसे कहते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को। तो दूसरे त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा के समान अनुपाती हो। मतलब यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण है हमारा AC और यहाँ पर कर्ण क्या है, DF। किसके समानुपाती होना चाहिए, भुजाओं के। मतलब ये वाली भुजा BC और इसकी भुजा क्या है, EF, इनका अनुपात क्या है, समान है, समान अनुपाती हो तो क्या होंगे, त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। मतलब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF की।